Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 30th lecture of Complete Quantitative Aptitude series and 10th lecture of Average. In today's lecture, we will discuss advanced level question of averages. In the previous lectures, we have discussed basic level question and all the concept related with average. अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर इन्फो कार्ड में वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, आप वहां से हमारी वीडियो देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है The average weight of three men A, B, C is 80 kg. Another man D joins and the average weight reduced to 75. ठीक है, तीन लोग हैं, उनका एवरेज वेट क्या है 80. यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ A plus B plus C, एवरेज 80 है तो सम क्या होगा 80 into 3. ठीक है, तो ये मेरा आ गया 240 kg. ठीक है, अनदर मैन D joins the average weight reduced to 75. जब एक और लोग इनमें ऐड हो जाता है D तो एवरेज वेट क्या हो जाता है 75. तो मैं ये लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है, 4% हो गया, एवरेज वेट 75 इंटू 4, ये मेरा आ जाएगा 300. ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लेके मैं क्या निकाल सकता हूँ हमारे D की वैल्यू, क्योंकि ABC कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से मेरी D की वैल्यू निकल आएगी. इसमें से ये माइनस करूंगा तो D की वैल्यू मेरी आ जाएगी 60. ठीक है, इफ अनदर मैन E whose weight is 3 kg more than that of D, एक और पर्सन है E, उसका वेट D से 3 किलो ज्यादा है, यानी कि E का वेट कितना हो गया, हमने D का वेट निकाल लिया तो E का हो गया 63 kg. मोर देन D रिप्लेसिस A, वो A की जगह पे आ जाता है इसमें सीक्वेंस में. ठीक है, A को रिप्लेस कर देता है. देन द एवरेज वेट ऑफ BCD is 74. तो B प्लस C प्लस D प्लस E. ठीक है, ए की जगह पे ई आ गया तो उनका एवरेज वेट कितना हो जाता है 74 इंटू 4. ठीक है, ये आ गया मेरा 296. अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें ए का वेट निकालना है. ठीक है, अब हम ए का वेट कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को यहाँ पे ई की वैल्यू पता है, ई का वेट कितना है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास बी सी और डी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, बी सी डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब देखो हम पहले ई की वैल्यू पुट करके b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ. ये मेरा आएगा 296 माइनस 63, आ जाएगा 233. ठीक है, बी सी डी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये मेरा आ जाएगा a प्लस 233 इज इक्वल टू 300. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 माइनस 233. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 67 kg. ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन बी 67 kg. ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट बिल्कुल. ठीक है, यही क्वेश्चन हम बिना इक्वेशंस बनाए भी कर सकते थे. जैसे सिंपल देखो, ABC का एवरेज वेट 80 है, D ने ज्वाइन किया तो एवरेज वेट 5 रिड्यूस हो गया. ठीक है, यानी कि सबके 5-5 किलो कहां पे चले गए D के वेट को 75 करने के लिए. तो D का वेट कितना आ गया 75 माइनस 3 किलो इनका गया D के पास, तो 3 इंटू 5 करूंगा 15, तो ये मेरे पास 60 kg आ गया. तो E की वैल्यू यहाँ से 63 आ गई. ठीक है, अब क्या किया, अब E whose weight is 3 kg more than D replaces A, उसने A को रिप्लेस किया. देन द एवरेज वेट ऑफ BCD is 74. ठीक है, अब देखो 75 था इनका वेट, एवरेज वेट, तो उसमें E ने A को रिप्लेस कर दिया तो एवरेज वेट क्या हो गया 1 रिड्यूस हो गया. यानी कि A का वेट E से ज्यादा था, कितना ज्यादा था, क्योंकि हर का एक एक रिड्यूस हो गया तो 4 किलो कम हो गया. तो A का वेट कितना होगा 63 प्लस 4 67 kg. ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, द एवरेज एज ऑफ 100 नर्सेज इन ए नर्सिंग होम इज 982 वाज 50 इयर्स. ठीक है, 1982 में 50 इयर्स थी. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बेसिक से नहीं करूंगा. ठीक है, हम रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर है, हमने किया हुआ है. ठीक है, रिप्लेसमेंट का हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके थ्रू मैं बिल्कुल उसी कंसेप्ट से करूंगा, लॉजिकल मेथड से हमारे. ठीक है, अब देखो 1982 में कितनी नर्सेज थी हमारी 100 नर्सेज थी और इनका एवरेज वेट कितना था 50 इयर्स. ठीक है, ध्यान रखना, एक एक स्टेप पे ध्यान पे नोटिस करना. अब 1984 में आ गया, 1984 में मैं पहले 100 नर्सेज का ही एवरेज वेट निकाल लेता हूं. देखो 2 साल का फर्क पड़ गया, सबकी एज 2-2 साल इंक्रीज हो जाएगी तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा 52. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ 1984 में 20 नर्सेज रिटायर होगी फ्रॉम दिस जॉब whose average age is 60.
ठीक है। 1984 में ही 20 नर्सेज चली गई जिनकी एवरेज एज कितनी थी 60। ठीक है, 1984 को फिर से कैलकुलेट करते हैं हम। 20 नर्सेज गई तो 80 नर्सेज रहेगी, उनका एवरेज वेट कितना था 60, यानी कि कितना कितना एक्स्ट्रा लेगी 8 kgs। ठीक है, 8 इंटू 20, तो ये सारा एक्स्ट्रा चला गया हमारा पास। ठीक है, एजिस, ये एक्स्ट्रा एजिस देंगे कौन, ये बाकी 80 लोग। ठीक है, तो इसको 80 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 ईयर्स, यानी कि सबकी एज में से 2 ईयर्स कम हो जाएंगे, यानी कि इनकी एवरेज एज क्या आ जाएगी 50। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, आफ्टर ए ह्यूज गैप इन 1987 40 नर्सेज वर एम्प्लॉयड। ठीक है, 1987 में निकाल लेते हैं पहले हम। ठीक है, 80 नर्सेज ही होंगी। ठीक है, 3 ईयर्स बढ़ गए तो ये भी 3 ईयर्स बढ़ जाएगा, 53 ईयर्स इन सब की एवरेज एज आ जाएगी। ठीक है, फिर 87 में क्या हुआ, 40 नर्सेज नई लगा ली जिनकी एवरेज एज क्या है 38। ठीक है, 1987 में ही क्या हुआ, 40 नर्सेज इंक्रीज होगी तो 120 नर्सेज होगी। अब उनकी एवरेज एज क्या आएगी, देखो 38 थी, इनकी 53 थी, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 15 ईयर्स का। ठीक है, यानी कि 15 साल उम्र एक्स्ट्रा है इन 80 नर्सेज के पास, यानी कि 15 इंटू 80, ये एक्स्ट्रा एज आ गई हमारे पास। ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन 120 में। ठीक है, तो अगर मैं 120 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हर नर्स को 10 ईयर मिल जाएगी। सबकी एज कितनी है 38, हर को 10 दे देंगे कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, द एवरेज एज ऑफ ऑल द नर्सेज इन 1990। ठीक है, 1990 में सभी नर्सेज की एवरेज पूछा है। देखो यहाँ पे 48 थी, अब ये कितने साल का गैप आ गया 3 ईयर्स का, तो 3 ईयर्स बढ़ जाएंगे तो 51। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट्स नंबर, but due to mistake he reversed the digit of a number and thus his average increases by 19.8. ठीक है, the difference between the unit digit and the 100 digit of a number। ठीक है, देखो 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, उसमें इकाई का स्थान, दहाई का और सैकड़े का स्थान। ठीक है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, जब हम उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, मैं आपको सपोज करते हैं हम एक नंबर है मेरे पास XYZ। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा ZYX। ठीक है, अब देखो इस रिवर्स के कारण इनकी कैलकुलेशन में कितना फर्क आएगा, एक बार हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इस नंबर को मैं लिखना होगा, कैसे लिखूंगा मैं, ये मेरा होगा 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, उसमें से मैंने माइनस करना है रिवर्स करके, तो ये क्या आएगा मेरा 100z माइनस 10y माइनस x। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो देखो 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस z। ठीक है, और प्लस इस z में से ये x माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको x माइनस z बनाने के लिए सेम मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, अब इसमें से x माइनस z कॉमन निकल जाएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो होगा क्या, वो 99 का मल्टीपल होगा, साथ में क्या होगा, जो उसके यूनिट प्लेस और 100 प्लेस का डिफरेंस है। ठीक है, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है इनटू 99। ठीक है, ये होगा हमारा डिफरेंस इन दोनों नंबर में। ठीक है, अब देखो एक नंबर उसने रिवर्स कर दिया जिसके कारण कितने का फर्क पड़ गया एवरेज में 90.8। देखो टोटल 10 नंबर्स थे, तो अब ओवरऑल कितने सम का फर्क पड़ गया, अगर मैं सम देखूं कि सम कितना फर्क पड़ जाएगा, देखो 19.8 एवरेज का फर्क पड़ा है, 10 नंबर्स हैं तो टोटल 198 का फर्क पड़ गया। ठीक है, अब ये 198 बराबर किसके होना चाहिए, इस चीज के, क्योंकि यही डिफरेंस है ना जो नंबर चेंज कर दिया, तो ये 198 के बराबर कर देंगे, तो यहां से मेरा x माइनस जेड आ जाएगा 2, यानी कि उसके 100 प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट में इकाई के स्थान और सैकड़े के स्थान में 2 डिजिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, कहने का मतलब 2 डिजिट्स का डिफरेंस का क्या मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो ये 1 2 तो ये 3 है, देखो इन दोनों में 2 का फर्क है। अगर मान लो ये और भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 3 2 और यहाँ पे 5 आएगा फिर। ठीक है,
अब देखो इसमें 321 और 523 इनका अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो ये हमेशा क्या आएगा 198 ही आएगा डिफरेंस। चेक कर लेना आप 198 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस हैं, उनमें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 सेक्शन, पूरे तीनों सेक्शंस का, जैसे ए बी और सी, तीनों सेक्शंस के जो एवरेज मार्क्स हैं वो क्या है हमारे पास 84। द एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 87.5, बी एंड सी वाज 87.5 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए इज 70, और ए के कितने हैं एवरेज मार्क्स 70। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों ग्रुप की इकट्ठी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, मान लो ए में x स्टूडेंट्स हैं और बी एंड सी में क्या है हमारे टोटल y स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 70 इंटू एक्स प्लस 87.5 y अपॉन x प्लस y, तो ये पूरी क्लास की एवरेज आ गई तीनों सेक्शंस की, ये किसके बराबर आनी चाहिए 84 की। ठीक है, यहां से मेरे पास x और y की रेशियो आ जाएगी और उसका यूज करके हम निकाल लेंगे, क्योंकि x प्लस y मेरे को पता है 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं इसको सोल्व करता हूं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1/4, यानी कि x y की रेशियो क्या है मेरे पास 1:4। ठीक है, अब x प्लस y मेरे को पता है कितने हैं 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालने क्या है, a में कितने स्टूडेंट्स, a में कितने हैं x, यानी कि 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डे, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विद संडे। ठीक है, एक महीना है, पूरे महीने में जो संडे है ना, संडे को 510 विजिटर्स आते हैं एक लाइब्रेरी में। ठीक है, जो अदर डे है उस दिन 240 आते हैं। ठीक है, मेरे को पूरे मंथ का निकालना है कि एवरेज विजिटर कितने आएंगे, और मेरे को बता रखा है कि 30 डे का मंथ है और स्टार्ट कहां से होता है संडे से। देखो 30 का जो मंथ होता है, हर मंथ को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 28 डेज बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो हर डे ऑफ वीक है वो 4 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 डेज जो एक्स्ट्रा है वो कब आएंगे, कौन से होंगे, जिससे मंथ स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि अब देखो संडे से स्टार्ट हो रहा है मंथ, तो मेरे पास टोटल कितने संडे आएंगे उस मंथ में, 4 तो आते ही आते हैं क्योंकि स्टार्ट भी संडे से हो रहा है, तो 5 संडे आएंगे। तो अदर डेज कितने होंगे, क्योंकि 30 डेज का मंथ है तो 25 अदर। ठीक है, अब देखो ये मेरे को इनकी एवरेज निकालनी है, ये मेरे क्या हो गए वेट्स, तो इनकी मैं रेशियो ले सकता हूँ 1:5। ठीक है, तो अब हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 1 इंटू 510 प्लस 5 इंटू 240 अपॉन 1 प्लस 5। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी 285। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ लेबरर फॉर 6 मंथ वाज 85। ठीक है, देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट नहीं होते लेकिन उनकी स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे देते हैं। ठीक है, हम कुछ वैसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ये वैसा ही है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए लेबरर फॉर 6 मंथ वाज 85। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है, फॉर 6 मंथ। देखो 6 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है इसका 6 इंटू 85, ये एवरेज है तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया मेरे पास। ठीक है, एंड ही फेल इनटू डेब्ट, और उसके कारण वो उधारी में चला गया, यानी कि उसने उधार लेके खर्च किया। इन द नेक्स्ट 4 मंथ, अगले 4 महीने क्या हुआ, बाय रिड्यूसिंग हिज मंथली एक्सपेंसेस, उसने अपना महीने का खर्चा कम कर दिया। कितना कर दिया, 2 ₹60, 60 रुपए कर दिया। पहले 85 करता था ना, अब 60 कर दिया। ही नॉट ओनली क्लियर ऑफ हिज डेब्ट, उसने अपना उधार भी चुका दिया, बट आल्सो सेव्ड ₹30, और 30 रुपए बचा भी लिए। तो हिज मंथली इनकम बतानी है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डेब्ट का फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने उधार लिया और चुका भी दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फिर आपको पता लग जाएगा, डेब्ट का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस महीने में क्या हुआ, उसने ये खर्च कर दिया,
खर्चा था, ठीक है। अब इसमें से हमें डेप्ट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जो उसने उधार लिया, तो ये उसकी इनकम आ जाएगी ना उस 6 महीने की, ठीक है। खर्चे में से उधार माइनस कर दिया। अगले 4 महीने क्या हुआ, उसने 60 की एवरेज से खर्चा किया, ये उसका खर्चा हो गया, उसने उधार भी चुका दिया, प्लस डेप्ट, यानी कि डेप्ट भी चुका दिया, ये भी उसकी कमाई होगी, ठीक है, प्लस 30 जो उसने सेव किए, तो ये टोटल बन गया इसका, ठीक है। अब हम 10 महीने की टोटल इनकम निकाल लेते हैं, यहां से क्या आएगी, मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मैं 10 मंथ्स की निकाल लेता हूं। 10 मंथ्स का क्या बना, ये 780, डेप्ट और डेप्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मेरे पास 10 महीने की उसकी इनकम कितनी आ गई, 780। तो इसकी एवरेज क्या आ जाएगी अगर मेरे को निकालनी होगी, 780 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 78 मेरी एवरेज आ गई। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डेप्ट को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा 6 इंटू 85, 4 इंटू 60 प्लस 30 करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अरुण ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg, ठीक है। जो अरुण है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है, ग्रेटर देन 65 kg, 65 kg से ज्यादा है, ठीक है, बट लेस देन 72 और 72 से कम है, यानी कि 65 और 72 के बीच में है, ठीक है। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण, ठीक है, वो उसका जो भाई है वो अरुण की बात से एग्री नहीं करता, वो कहते हैं नहीं, जो अरुण का वेट है वो ग्रेटर देन 60 kg है, वो 60 kg से ज्यादा है, बट लेस देन 70 और 70 kg से कम है, ठीक है। हिज मदर व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg, और उसकी जो माताश्री है वो कहता है उसका वेट 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 kg के बराबर हो सकता है, ठीक है, 68 kg से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, जो सारे है ना ये सारे के सारे ठीक बोल रहे हैं, यानी कि इन तीनों की बातों से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो उसका वेट क्या होगा, 65 से ग्रेटर होगा, जो कॉमन है, ठीक है, ये 65 बोल रहा है 60, तो कॉमन क्या है 65, तो उसका वेट क्या है 65 से ज्यादा है, और यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा है 68, यानी कि 68 से कम है और इक्वल टू है, ठीक है, इसके बीच में इसका वेट है, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंस प्रोबेबल वेट ऑफ अरुण, प्रोबेबल वेट्स का मतलब जो पॉसिबिलिटी है उसके वेट्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी एवरेज निकालनी है। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो 65 से बड़ा तो 66 भी आ गया, 67 भी आ गया, क्योंकि 68 की इक्वल हो सकता है 68 भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या बन गया यहाँ से हमारे पास इसका एवरेज 67, कंसेक्यूटिव नंबर की हमने एवरेज निकालनी सीखी थी मिड टर्म, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर बी 3 पॉजिटिव नंबर्स सच दैट, ठीक है, पी सबसे बड़ा है, क्यू उससे छोटा, आर सबसे छोटा, ठीक है, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एक बार मैं जो एवरेज है ना पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3, इसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, पी क्यू आर की एवरेज एक्स है, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू नंबर्स, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आर, ठीक है, इसको किस में ऐड करना है, डिफरेंस ऑफ रेस्ट टू, यानी कि पी और क्यू के डिफरेंस में, यानी कि पी माइनस क्यू का डिफरेंस ले लिया, इसमें आर ऐड कर दिया, ठीक है। देन द एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट नंबर ये हो गया, एंड द ओरिजिनल नंबर्स एक्सेप्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इसको हम ओरिजिनल नंबर्स में ऐड कर देंगे छोटे नंबर को छोड़ के, यानी कि इसको किस में ऐड करना है हमें, सिर्फ पी और क्यू में, जो इनकी एवरेज आएगी 21 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 3 ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर की एवरेज है इससे 21 ज्यादा आएगी, ठीक है। ये देखो 3 नंबर बनेंगे 1 2 3, तो ओरिजिनल एवरेज कितनी थी x, तो ये कितनी आएगी 3 टाइम्स कर देता हूँ x प्लस 21, ठीक है, ये सम है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ p प्लस क्यू प्लस आर, ये मेरा क्या आएगा 3x, ठीक है, क्योंकि एवरेज थी x तो p क्यू आर की, तो उनका सम क्या आएगा 3x के। अब मेरे से पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सिर्फ स्टेटमेंट डिफिकल्ट थी, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को p क्यू और r की वैल्यू गिवन है, कितनी 3x, तो मैं 3x पुट कर दूंगा, p माइनस क्यू प्लस 3x, ये किसके बराबर आ गया मेरा 3x प्लस 63, तो 3x कैंसिल, तो मेरा p माइनस क्यू क्या आ गया
63। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, 8 कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं लगातार सेट ए में, उनका सम है। ठीक है, एक सेट है 8 टर्म्स का। ठीक है, जो इसका सम गिवन है वो है मेरे को 376 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर? एक और 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका मुझे क्या निकालना है? एवरेज सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ अनदर सेट इफ इट्स मिनिमम नंबर इज 15 अहेड ऑफ द एवरेज ऑफ सेट ए। जो इसकी एवरेज है ना, उससे 15 अहेड है इसका फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसकी एवरेज से 15 ज्यादा है। तो पहले इसकी एवरेज निकाल लेते हैं हम। एवरेज क्या आएगी? सम है टोटल, उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी एवरेज आ जाएगी 47। ठीक है, अब देखो ये क्या है? 15 ज्यादा, तो इसमें मैं 15 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 62। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स की? 62। अब मेरे से पूछा क्या है इसका सम। सम कैसे निकाल लेंगे हम? देखो इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मेरे को पता है ये टर्म आएगी, ये टर्म होगी क्या? 62 63 64। ठीक है, एवरेज पता लगी 5 टर्म्स की, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनका सम आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 320। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना मत भूलें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर ओनली 5 पीपल इन राम्स फैमिली। राम की फैमिली में सिर्फ 5 लोग हैं। राम, हिज वाइफ, ठीक है, एक फादर, ठीक है, एक मदर, ए सन, 2 डॉटर्स। ठीक है, D1 D2। ठीक है, D1 ओल्डर डॉटर है, D2 यंगर डॉटर है। ठीक है, द यंगर डॉटर एज इज 4/5 ऑफ एल्डर डॉटर्स एज। ठीक है, यंगर डॉटर है उसकी क्या है? 4/5। ठीक है, यानी कि D2 रेशो अगर मैं D1 लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? 4:5। ठीक है, इसकी क्या है? 4/5 है हमारी एल्डर डॉटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द एज ऑफ एल्डेस्ट डॉटर इज 3/8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ फादर। जो एल्डेस्ट डॉटर है इसकी फादर से रेशो दे रखी है 3:8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द एज ऑफ सन इज 1/5 ऑफ हिज फादर। अब फादर और सन की दे रखी है। ठीक है, सन की क्या है? 1/5, यानी कि अगर फादर की 5 यूनिट है तो सन की क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमको? 4 ईयर अगो द एज ऑफ हर वाइफ। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या हो गया? डिफरेंट रेशियोज होगी, इनको हमें कंबाइन करना है। ठीक है, हमने रेशियो के लेक्चर में सीखा हुआ है कि इन सबको कंबाइन कैसे करें। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा D2 रेशो D1 रेशो F रेशो सन। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके 60। फिर क्या करेंगे? 5 3 इंटू 5, ये मेरा आ जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है 5 8 इंटू 5, ये मेरा आ जाएगा 200 रेशो। नेक्स्ट इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मेरा आएगा 40। इसमें से जो कॉमन है 5, उसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी रेशो आ गई फैमिली की। ठीक है, इसमें सिर्फ मदर मिसिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं मदर की एज कहां से निकालें। 4 ईयर अगो द एज ऑफ हर वाइफ वाज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, इस टर्म से ना हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आएगी कि एजिस क्या है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में काम आएगा हमारा। आगे चलते हैं। एंड नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ यंगर डॉटर एंड वाइफ इज सेम एज दैट ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड हिज सन। ठीक है, जो यंगर डॉटर है, ठीक है, यंगर डॉटर मेरी D2 है, इसकी एज कितनी है अगर मैं सबकी ले लूं? 12x 15x 40x और 8x। ठीक है, अब जो जैसे इसने बोला है वैसे लिखेंगे। अगर हम सम ऑफ एजेस ऑफ यंगर डॉटर हमारी है 12x एंड वाइफ, तो वाइफ लिख लेते हैं सेम एज दैट ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड हिज सन, फादर एंड सन, इनकी क्या सम आ जाएगा? 48x। तो यहां से वाइफ की निकल आएगी, वाइफ और मदर की 48x माइनस 12x। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 36x। ठीक है, अब मेरे पास सबकी एज आ गई है।
अब मेरे को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। वो किससे निकलेगी, इससे। 4 ईयर अगो एज ऑफ हर वाइफ की एज कितनी होगी 4 ईयर अगो, 36x - 4 इज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और सन की एज से 8 गुना। सन की एज कितनी होगी उस टाइम, 8x - 4। यहां से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इन सब की क्या आ जाएगी, एजेस, फिर उनकी एवरेज निकालनी है हमें। ठीक है, पहले मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि इन सब की एजेस क्या है, 12, 15, 40, 8 एंड 36, यही इनकी एजेस है। ठीक है, अब इन सब की एवरेज निकालनी है, तो सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मेंबर जो हमारे 5 हैं। ठीक है, इन सब का सम मेरा आएगा 111 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 22. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you students for watching this video. If you like this video, make sure to like it and give your feedback in the comment section. In the next lecture, we will start a new topic of alligation and mixture, and we will discuss in the first lecture that what is the alligation method and how it is same as weighted average method. Thank you students.